नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लासेज बायोलॉजी। बायोलॉजी की क्लास पहले भी ले चुके हैं और उससे आगे फिर बताया जाएगा। तो चलिए बायोलॉजी के बारे में आगे जानते हैं। इससे पहले कोशिका के बारे में बता चुके हैं। कोशिका की खोज किनके द्वारा किया गया, सेल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया, इस सब के बारे में पूरा डिटेल से बता दिए हैं। अब हम लोग जानेंगे कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और सभी का क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में आगे हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक एनिमल सेल का एक फिगर बना लेते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया एक एनिमल सेल। इसके बीच में एक कोश केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर अनेक जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। केंद्रक के बाहर इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो ये पूरा कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कोशिका चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर चारों ओर अंदर की ओर चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कही जाती है। कोशिका द्रव्य बीच में एक गोलाकार संरचना होती है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। इस साइटोप्लाज्म में बहुत से ऑर्गन होते हैं, जैसे न्यूक्लियस से सटा हुआ तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये कोश केंद्रक से के चारों तरफ लगा हुआ, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ये इसे गोल्गी बॉडी कहा जाता है, गोल्गी बॉडी। इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें छोटा छोटा रिक्तिका वैक्यूल्स भी पाया जाता है। इसके अंदर लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, लाइसोसोम।
और छोटे छोटे कई राइबोसोम भी रहते हैं। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी रहता है। इस प्रकार से राइबोसोम तो कोशिका के अंदर बहुत से ऑर्गन भी होते हैं जिसे सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग कहा जाता है। तो आज हम लोग कोशिका के सभी अंगों के बारे में जानेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो भी पदार्थ होता है सब के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन इसे हिंदी में कोशिका झिल्ली कही जाती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कोशिका को चारों ओर से घेर कर रखती है ताकि कोशिका के अंदर कोई भी बेकार पदार्थ अंदर ना जा सके। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है यह इसे अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। झिल्ली तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका के लिए जरूरी मटेरियल को ही, जरूरी पदार्थ को ही अंदर जाने देता है, बेकार पदार्थों को अंदर जाने से रोक देता है। इसलिए इसे चयनात्मक माने चयन करता है कि कोशिका के लिए कौन सी पदार्थ आवश्यक है, कौन सी पदार्थ बेकार है, और जो आवश्यक है उसी को अंदर जाने देगा और जो अनावश्यक है उसको अंदर की ओर जाने नहीं देता है। इसलिए इसे चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन तो कोशिका को भी जीवित रखने के लिए बहुत से जरूरी पदार्थ दिया जाता है और कोशिका को जरूरी पदार्थ जो है ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है। हर कोशिका के बगल में एक ब्लड वेसल्स होता है, रक्त नली जिसको कहते हैं वो होता है, और यही इसी ब्लड के अंदर बहुत से आवश्यक पदार्थ होते हैं। इसी के अंदर विटामिन होता है, इसी ब्लड के अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वे जितना भी कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ होता है सब ये ब्लड के द्वारा ही लाया जाता है और इसी से आवश्यक पदार्थ कोशिका के अंदर चले जाते हैं और बेकार पदार्थ को इसके अंदर ये कोशिका झिल्ली जाने नहीं देती है। तो हर कोशिका के बगल में एक ब्लड वेसल्स होता है और ब्लड वेसल्स के द्वारा ही कोशिका के लिए ज़रूरी पदार्थों को पहुंचाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में को ऑक्सीजन चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया में को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जब मिलता है तो ये एटीपी का निर्माण करता है और इसी कारण इसको पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए ऊर्जा गृह कहते हैं।
तो ये ग्लूकोज भी कोशिका को कहाँ से मिलता है, तो ये ब्लड के द्वारा ही मिलता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। वो शरीर के अंदर जब उसका पाचन, अंतिम रूप से पाचन हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चले बदल जाता है, और ये ही ग्लूकोज जाकर अंतिम में ब्लड के द्वारा ब्लड में मिलकर ये कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। और यही ग्लूकोज एक कोशिका के अंदर चले जाते हैं, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और श्वसन के द्वारा जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन भी ब्लड के द्वारा कोशिका के अंदर पहुंचाया जाता है। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब दोनों मिलकर प्रतिक्रिया करता है तो CO2 प्लस जल और यही ATP का निर्माण करता है। और हम लोग के शरीर में ऊर्जा जो है अंतिम रूप से ATP के रूप में संग्रहित रहता है। और ये क्रियाएं कहाँ होती है, तो ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का निर्माण यानी ATP का निर्माण करता है। इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। तो ये सब जरूरी पदार्थ कोशिका को किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ये ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है। और ये अंदर कोशिका झिल्ली के द्वारा ब्लड से जरूरी पदार्थ कोशिका झिल्ली से होते हुए कोशिका के अंदर जाता है। और यहाँ भी जो ब्लड से आवश्यक पदार्थ कोशिका के अंदर विसरण विधि से पहुंचाया जाता है, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो ब्लड से ऑक्सीजन या ब्लड से ग्लूकोज या ब्लड से एमिनो एसिड कोशिका के अंदर किस प्रोसेस से जाता है, तो वो विसरण विधि के द्वारा जाता है। जिस प्रोसेस के द्वारा अंदर जाता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि विसरण से अनेक बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ब्लड के द्वारा जरूरी पदार्थ कोशिका के अंदर किस विधि से जाता है, तो विसरण विधि के द्वारा जाता है। चलिए, तो कोशिका झिल्ली कोशिका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जरूरी सामान को ही, जरूरी पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में ज़्यादा डिटेल से सिंगर एवं निकोलसन दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक मोजाइक फार्मूला दिया था सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में काफ़ी विस्तार से बताए थे। ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड प्लस प्रोटीन के बनी हुई होती है। लिपिड्स में भी फास्फोलिपिड्स होता है, फास्फोलिपिड्स, और प्रोटीन में लिप्रोप्रोटीन होते हैं। तो प्रश्न पूछ दिया जाता है कि एनिमल का जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड्स में फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन में लिप्रोप्रोटीन होता है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में सब एक एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिका झिल्ली के बाद हम लोग प्रोटोप्लाज्म
इसे जीव द्रव्य भी कहा जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो कोशिका के अंदर, ये कोशिका हो गए, और कोशिका के अंदर जितना भी भाग है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी चिपचिपा पदार्थ होता है। ये पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको केंद्रक के द्रव कहा जाता है, और केंद्रक के बाहर जो द्रव होता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो ये पूरा को प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहा जाता है। और इसी जीव द्रव्य पर कोशिका के अंदर जितना भी अंग पाए जाते हैं, इसी जीव द्रव्य पर टिके हुए रहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि कोशिकांग को एक जगह फिक्स रखता है। यदि ये प्रोटोप्लाज्म नहीं रहे तो जितना भी कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं सब एक दूसरे से जाके चिपक जाएंगे, और चिपकने के कारण सब अपना अपना जो इनका फंक्शन है वो कर नहीं पाएंगे, जिसके कारण कोशिका की मृत्यु हो जाएगी और ये कोशिका डेड हो जाएगा। और यदि कोशिका डेड हो जाएगा तो हम लोग का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का पूरा शरीर के कोशिका से बना हुआ है, और कोशिका जब तक जीवित है तब तक हम लोग जीवित हैं। कोशिका जिस दिन समाप्त हुआ तो हम लोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए प्रोटोप्लाज्म कोशिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और इसी कारण एक हक्सले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताए थे कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। और ये प्रश्न भी कई बार पूछ दिया गया है कि किन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। तो वहाँ हक्सले को मारेंगे, हक्सले को टिक करेंगे, हक्सले। लेकिन प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। पुरकिंजे खोज किए थे पुरकिंजे, लेकिन प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार हक्सले के द्वारा कहा गया था। प्रोटोप्लाज्म में दोनों शामिल होता है। ये न्यूक्लियस के बाहर जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ये प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का ही भाग होता है, और जीव द्रव्य के इस भाग को कोशिका द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य। और न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर भी जीव द्रव्य पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर वाले भाग को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। और ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को एक साथ जीव द्रव्य कहा जाता है। तो जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होता है। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अजीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म इस प्रकार से प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसकी खोज सर्वप्रथम पुरकिंजे के द्वारा की गई थी, और इसका जीवन का भौतिक आधार इसको हक्सले के द्वारा कहा गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। जीव द्रव्य में यानी प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की मात्रा
62% होती है और इसमें कार्बन की मात्रा 20% होती है और इसी प्रकार से इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 10% तथा नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है, तो ऑक्सीजन 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% तथा नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है। तो ये प्रोटोप्लाज्म की कहानी हुई। प्रोटोप्लाज्म के बाद अब हम लोग जानते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडो रेटिकुलम, इसको एंडोप्लाज्मिक जालिका भी कहा जाता है। जालिका, इसे शॉर्ट में ई आर लिखा जाता है, ई आर। तो ई आर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जाल जैसी संरचना होती है। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है और यह न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक लगा हुआ रहता है। इस प्रकार से चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से लेकर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली तक लगा हुआ रहता है। इसके कुछ भाग पर राइबोसोम पाए जाते हैं और कुछ भाग पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग पर राइबोसोम पाया जाता है उसे खुरदरी राइबोसोम कहते हैं, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। खुरदरी को इंग्लिश में रफ लिखते हैं, रफ ई आर कहते हैं, रफ यानी खुरदरी। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उस भाग को चिकनी स्मूथ ई आर कहा जाता है, स्मूथ ई आर कहा जाता है। तो इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग हो जाता है। एक भाग को रफ ई आर कहा जाता है तथा एक भाग को स्मूथ ई आर कहा जाता है। रफ ई आर का मतलब हुआ कि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम उपस्थित होता है। और स्मूथ ई आर में राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं।
उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो जिस भाग पर राइबोसोम पाया जाता है ईआर में, वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, और जिस भाग में राइबोसोम ईआर में नहीं पाया जाता है वहाँ प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, तो वहाँ पर स्टेरॉइड का निर्माण होता है। तो रफ ईआर जहाँ है वहाँ प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण, क्योंकि राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इसकी खोज सर्वप्रथम पोर्टर के द्वारा किया गया था, और चूंकि यह एक स्केलेटन यानी कंकाल की तरह लगती है, इसलिए इसे स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कोशिका का कंकाल भी इसे कहा जाता है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इतना बातों को, इतनी पॉइंट को ध्यान रखना है। आगे दूसरे अंगों की ओर चलते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले दूसरे अंग। अब हम लोग जानते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम इंग्लिश में भी इसे राइबोसोम ही कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग माना जाता है। कई बार प्रश्न पूछ दिया गया है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों में सबसे छोटा अंग कौन सी होती है, तो सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। और इस राइबोसोम की खोज पैलेड के द्वारा की गई है। तो वह जंतु कोशिका में पैलेट के द्वारा किया गया है, और पादप कोशिका में ब्राउन एंड रॉबिन्सन के द्वारा किया गया है। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। पादप कोशिका में इसकी खोज ब्राउन एंड रॉबिन्सन तथा जंतु कोशिका में पैलेट के द्वारा किया गया है। चलिए, तो राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग माना जाता है। अंग माना जाता है। और राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। फैक्ट्री कही जाती है। इस राइबोसोम का निर्माण कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और इसके अंदर एक गोल रचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, और इसी केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है। और राइबोसोम यहाँ से बनने के बाद यहाँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, फिर यहाँ से केंद्रिका से निकलकर ये
केंद्र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चला जाता है। तो इस प्रकार से राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एक से गोलाकार रचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, उसी केंद्रिका में होता है। और वहाँ से जब राइबोसोम का निर्माण हो जाता है तो वो केंद्रक से बाहर आकर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा कोशिका द्रव में चली आती है। इसका मेन काम प्रोटीन का ही निर्माण करना होता है, क्योंकि जंतु शरीर की कोशिका, जंतु की सभी शरीर जो है प्रोटीन से ही बना होता है। वो चाहे तो बाल हो, वो चाहे तो खाल हो, या चाहे कंकाल हो, सब एवरीथिंग यानी शरीर में जितना भी अंग है सब का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। इसलिए जंतु के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है और इसके बाद ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है गोल्गी बॉडी की ओर और गोल्गी बॉडी उसे अन्य कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करती है। तो ये राइबोसोम की कहानी हो गई। इसके बारे में सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। अब चलते हैं दूसरे अंगों की ओर। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी, इसे हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। गोल्जी काय ये कोशिका के अंदर ट्यूब लाइक संरचना होती है। ये केंद्रक हो गया और इसमें नलिका के जैसा डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर होता है और ये झुंड में, एक जगह अकेले नहीं रहते हैं बल्कि झुंड में रहते हैं। इस प्रकार से तो इस प्रकार से ये पूरा कोशिका द्रव में फैला हुआ रहता है और जहाँ जहाँ भी गोल्गी बॉडी रहते हैं वो झुंड में रहते हैं, ग्रुप में। गोल्गी बॉडी की खोज ये के गोल्गी काय थे, उनका नाम था गोल्गी काय, वह अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिए थे गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, स्थानांतरण का कार्य करता है। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन बनाया जाता है वो प्रोटीन फिर गोल्गी बॉडी में चला आता है और गोल्गी बॉडी इसे सभी कोशिकाओं में जहाँ जहाँ जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो उसे पहुँचाने का काम करता है। इसलिए इसको ट्रैफिक ऑफ द सेल यानी कोशिका का अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, स्थानांतरण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान गए, प्रोटोप्लाज्म के बारे में जान गए, राइबोसोम के बारे में जाने और गोल्गी बॉडी के बारे में जाने। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी कोशिका के अंदर जो अंग पाई जाती है सब के बारे में जानेंगे।